कवर अप करने के लिए बड़े बड़े नाटक कर रहे हैं। और नाटक करने में भाई इनका कोई मुकाबला नहीं, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। सावरकर और गोलवलकर, इन दोनों ने भारत के संविधान को विदेशी संविधान बताया। आरएसएस ने इस देश के तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे कभी नहीं लगाया। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष देबराय जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने इस संविधान को बदलने की मांग की थी और उसके बाद भी अपनी पोजीशन पे बने रहे थे। 2024 के चुनाव के दौरान जब इनको 400 पार एक हकीकत लगती थी जी, तब एक नहीं इनके 4 बड़े नेताओं ने संविधान पे हमला किया था। बिल्कुल। तो अगर ये सच है तो भाई कितना आपका प्यार है बाबा साहब की प्रति। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। यहां तक कि राहुल गांधी पर मारपीट तक की एफआईआर दर्ज हो गई है। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ योगेंद्र यादव। उनका कोई परिचय कराने के मोहताज नहीं है। योगेंद्र यादव को हमारे सभी दर्शक अच्छे से जानते हैं। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र पर आपका। योगेंद्र जी, राहुल गांधी के साथ आपने बहुत काम किया है, उनको करीब से भी देखा है। राहुल गांधी संसद के भीतर किसी सांसद के साथ मारपीट कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? पहले तो भाई आपको स्वतंत्र होने के लिए बधाई। शुक्रिया सर। और मैं समझता हूँ स्वतंत्र होने का पहला लक्षण ये होना चाहिए कि हम सरकारी प्रोपेगेंडा को अपनी भाषा में आने से इनकार कर दें। तो राहुल गांधी ने पीठ दिया है, इस पे क्या नहीं सर, पुलिस ने नहीं सर, बिल्कुल पुलिस नहीं, वो एक एफआईआर है, एक एफआईआर उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जी जी। तो वैसे उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कल, और जो भी व्यक्ति राहुल गांधी को 10 मिनट के लिए भी मिलता है वो इतना तो जानता है कि आदमी धक्का मुक्की नहीं कर सकता किसी से भी। और किसी के साथ हो जाए, जैसा कि यात्रा में मैं देख रहा था, यात्रा में धक्का मुक्की हो जाती थी पुलिस वालों की तरफ से, ये वो, तो राहुल गांधी विचलित हो जाते थे, कैसे धक्का क्यों मार रहे हो, क्यों हाथ लगा रहे हो, बुजुर्ग आदमी है क्यों हाथ लगा रहे हो। तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि मनगढ़ंत कहानी है। और अगर मनगढ़ंत नहीं है तो सरकार के पास कम से कम संसद है। ये किसी सड़क के कोने पे अंधेरे में 12 बजे तो हुआ नहीं है। संसद है, दिन दहाड़े हुआ है। सरकार के पास संसद के चप्पे चप्पे की वीडियो फुटेज होती है। बिल्कुल। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई आप वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। फिर राहुल गांधी ने किसी वरिष्ठ सांसद को धक्का दिया, बेचारा गिर गया, चोट लगी, तो इसका फुटेज तो जरूर होगा। अगर इनके पास संसद में किए की फुटेज नहीं है तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री को वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि संसद के अंदर हुआ, आपके पास फोटो नहीं है, फुटेज नहीं है, आप उसके बारे में करते नहीं, चलिए धक्का दिया, कल को तो कोई पिस्तौल से मार सकता था, आपके पास फुटेज नहीं है उसका। और अगर फुटेज है और दिखाना नहीं चाहते हो तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये तो परसों ही जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो बयान दिया जो बहुत ही अभद्र किस्म का बयान है, अभद्र बयान दे दिया, गलती हो गई। अब गलती करने वाला बड़ी कुर्सी पे बैठा है तो क्या करेगा, शरीफ होगा तो कहेगा वो गलती हो गई, इरादा नहीं था, मुंह से निकल गया, खत्म हुई बात, माफ़ी मांगो, आगे चलो। लेकिन माफ़ी मांगना तो इनके स्वभाव में नहीं है। गलती को गलत कहना इन्हें आता नहीं है, मानना आता नहीं है, और इतना अहंकार है कि वो कर नहीं सकते। तो अब क्या करोगे? 2 काम करोगे। एक तो ये कि मैंने क्या किया, इससे 50 साल पहले नेहरू ने किया था, इसने वो किया था, मतलब कुछ भी हो जाए, करना तो अंततः नेहरू को ही है। तो वो तो एक तो होगा कि नेहरू ने किया था, फलाने किया था, फलाने किया था, नेहरू सेवियर बन के आ जाते हैं इस तरह के मुद्दों में। एक और दूसरा, ऐसी कोई घटना हो जाए, परसों शाम को ही जब ये हुआ तो मैंने किसी मित्र से कहा था, तुम देखना कल कुछ होगा, कल कुछ होगा जिसकी आड़ में अब इसको छुपाया जाएगा। अब इतनी तो सिंपल बुद्धि है, घर के अंदर, घर सड़क मोहल्ले के अंदर भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो आपको पता होता है इसको कवर करने के लिए क्या किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ, अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कवर अप करने की कोशिश है। सारंगी जी को चोट पहुँची है, वो बहुत दुख की बात है। अगर ऐसी चोट पहुँची है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़े तो मैं समझता हूँ सरकार को और अस्पताल को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए कि इतनी गंभीर क्रिटिकल स्थिति एक सांसद की कैसे हो गई जिसकी वजह से उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और अगर नहीं भी है तब भी उन्हें शुभकामनाएं तो देनी ही चाहिए इसके बारे में। लेकिन जब तक इन बातों को सामने नहीं रखा जाता, एक और सांसद कह रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, भाई आप इस चीज़ों का एविडेंस लेके आइए, है ना। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं मोटी बुद्धि से मान के चलूँगा
कि अपनी गलती को कवर अप करने के लिए बड़े बड़े नाटक कर रहे हैं, और नाटक करने में भाई इनका कोई मुकाबला नहीं, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। सर आपने कहा गलती को कवर अप करने के लिए ये सब होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन सर गृह मंत्री हों, उन्होंने अपना बयान जो दिया, वो जो पूरा उनका कहना है कि एक तो मेरा पूरा भाषण नहीं सुना गया, केवल 12 सेकंड की क्लिप को वायरल किया गया। दूसरा वो ये कह रहे हैं सर कि जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है वो कांग्रेस छिपाने के लिए, और जानबूझ करके बीजेपी हमेशा से दलित हितैषी रही है और अंबेडकर जी को पूजने वाली बीजेपी रही है, उनको बदनाम करने के लिए ये 12 सेकंड के क्लिप को वायरल किया जा रहा है। खैर ये बात सही है कि 12 सेकंड का क्लिप है, और ये किसी का भी अधिकार होना चाहिए कि 12 सेकंड से पहले मैंने क्या बोला, बाद में क्या बोला, पूरे को देखे, संदर्भ में बोले। अगर गृह मंत्री इतना भी कह देते कि वो 12 सेकंड में मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन कुल मिला के मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन अगर गलती हुई है उसको मान लेना शायद शराफत की निशानी होती है। ये कहना कि बीजेपी हमेशा हितैषी रही है जी, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इसको गले के निगलना। सच ये है, क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी जिनको वैचारिक पूजनीय मानती है, सावरकर और गोलवलकर, इन दोनों ने भारत के संविधान को विदेशी संविधान बताया। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी ने इस देश के तिरंगे को, आरएसएस ने इस देश के तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे कभी नहीं लगाया? क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के सरसंघ चालक ने इस संविधान को बदलने की मांग की? क्या ये सच नहीं है कि इस चुनाव से एक साल पहले प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष देबरॉय जी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने इस संविधान को बदलने की मांग की थी और उसके बाद भी अपनी पोजीशन पे बने रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि 2024 के चुनाव के दौरान जब इनको 400 पास एक हकीकत लगती थी जी, तब एक नहीं इनके 4 बड़े नेताओं ने संविधान पे हमला किया था? बिल्कुल। तो अगर ये सच है तो भाई कितना आपका प्यार है बाबा साहब के प्रति। और यदि आप देखें तो सावरकर जी ने क्या टिप्पणी की है बाबा साहब पे, जब बाबा साहब ने घोषणा की, और वो उन्होंने बार बार की थी। 1937 के बाद से बाबा साहब ने बार बार कहा था, मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, मैं वो करूँ, कोई और धर्म देखूंगा। उसके बारे में जो सावरकर जी की टिप्पणी है, और टिप्पणी में जो भाषा है, मैं तो उसका व्यवहार नहीं करना चाहता। वो क्या इज्जत करने वाली भाषा है? क्या बीजेपी आज कहती है कि नहीं, हम सावरकर के प्रति कोई, उस सावरकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है? तो ये कहना कि हमने सदैव उसको पूजा है, ये बात तो खैर सरासर झूठ है। अभी एक और बात भी निकल के आई है कि 1952 के चुनाव में बाबा साहब को जो चुनाव में हारने का मामला है, हारने की साजिश जब हुई, तो खुद बाबा साहब ने एक चिट्ठी में लिखा है कि 2 लोग मुझे हराने की साजिश के पीछे थे। एक उन्होंने डांगे जी का नाम लिया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उस वक्त होते थे जी, और दूसरा उन्होंने सावरकर का नाम लिया है। खुद बाबा साहब की चिट्ठी आई है, अभी एक बायोग्राफी आई है, उस बायोग्राफी के अंदर एक चिट्ठी है जहां वो सावरकर का नाम लेते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार आरोप ये लगाते हैं सर कि नेहरू जी ने और बाकी जी। तो अब मतलब बाकियों की रीडिंग छोड़ दीजिए, खुद बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने हवाला दिया है 2 लोगों का, केवल बीजेपी आरएसएस वालों का नाम नहीं लिया, केवल संघ परिवार वालों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कम्युनिस्टों का भी नाम लिया है। S.A. श्रीपद अमृत डांगे, जो कि महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, और सावरकर, इन दोनों का नाम लेके एक और चीज़ सर, बार बार जो बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो गृह मंत्री हों या बाकी भी केंद्रीय मंत्री हो, वो बार बार ये कहते हैं कि जो अंबेडकर जी जिस कारण अलग हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कारण ये था कि वो नेहरू से नाराज थे 370 को लेकर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इतिहास को देखें तो वो नाराज़गी 370 को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू कोड बिल को लेकर नाराज़गी थी, और जिस कारण अंबेडकर ने अपनी नाराज़गी को प्रदर्शित भी किया था। कौन कहता है कि 370 को लेके हुआ? अरे भाई, ये तो इतिहास है, ये कोई बातें छुपी हुई नहीं है। और बाबा साहब ऐसा नहीं था कि कोई मनमुटाव में चुपचाप मन में रखते थे, लंबी चिट्ठी लिखते थे, बाकायदा लिखा था। मोटी बात ये थी कि बाबा साहब का मानना था कि हिंदू कोड बिल में कुछ ज़्यादा बड़े परिवर्तन किए जाने चाहिए, और सरकार जो थी उस वक्त उतने बड़े परिवर्तन करने के हक में नहीं थी। यानी कि बाबा साहब उस दिशा में जाना चाहते थे जो बीजेपी के लिए बिल्कुल विपरीत दिशा है जी। बीजेपी का आज तक दिक्कत क्या रही है? वो कहते हैं आपने हिंदू कोड बिल में छेड़खानी क्यों की है?
बाबा साहब चाहते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा छेड़खानी की छेड़खानी जाए, और नेहरू चाहते थे कि नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी थोड़ा कम की जाए। जी इस पे हुआ था, ये तो इतिहास का मामला है। तो बीजेपी कहे कि हाँ, हम इस वक्त इस सवाल पे अंबेडकर के साथ खड़े हैं, नेहरू के खिलाफ है, कहें क्या अगर आपको इनमें लगता है हिम्मत कि वो खड़े हो सकते हैं इस क्या सवाल? बात कर रहे हैं आप? मतलब सारी देखिए इस अभी तक तो कम से कम इस देश में इतिहास को झुठलाना इतना संभव नहीं है। जी साल 2 साल में शायद वो भी हो जाएगा, आर्काइव से चिट्ठियां भी गुम होनी शुरू हो जाएंगी, ये सब भी होना शायद शुरू हो जाएगा। अब जो कुछ चल रहा है देश में ये भी होगा, लेकिन अभी तक तो कम से कम यही सच है जो बाबा साहब के हाथ का लिखा हुआ है। सर, एक बार फिर अगर हम गृह मंत्री की उस टिप्पणी को, 12 सेकंड की टिप्पणी को अगर देखें, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, लंबा ट्वीट आया, उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाया, कई आरोप लगाए। अमित शाह जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी सरकार लगी हुई है। संसद का सत्र सुबह सुबह स्थगित कर दिया गया निश्चितकालीन के लिए, साइनेड आई, लेकिन कहीं भी बीजेपी बैकफुट पर नजर नहीं आ रही। तो पार्टी, लेकिन इनकी मजबूरी है, जी बैकफुट पे जा नहीं सकते। इतनी आपने अगर छवि बना ली, मोहल्ले के अंदर छवि बना ली कि भाई मैं तो देख लूंगा, उसके बाद फिर बैकफुट पे आप कैसे जाएंगे? दिक्कत यही है कि जिस सवाल पे किसी भी शरीफ इंसान को कह देना चाहिए कि भाई उस समय गलती हो गई, बाकी मेरी नीयत नहीं थी, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन जो दिक्कत यह है कि ये उसमें बंधे हुए हैं कि अगर ये बैकफुट पे जाए तो बस फेल्योर हो जाएगा। तो जो बॉल बैकफुट पे खेलनी चाहिए, बैकफुट चूंकि क्रिकेट का मुहावरा आई गया, तो कोई भी समझदार खिलाड़ी जानता है कि किस चीज़ को बैकफुट पे खेला जाता है। बैकफुट पे भी हो कि आप चौका मार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो कंपलसरी, मतलब एक तरह से आदतन हर बॉल पे फ्रंट फुट पे उसमें तो स्टंपिंग का भी खतरा रहता है, स्टंपिंग और आउट होने का काफी खतरा रहता है। तो वही हुआ, फ्रंट फुट पे आए, पकड़े गए। अब उसको ढकने के लिए तमाम तरह के प्रपंच कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि जो जितना भी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ी बड़ी चैनल जिससे मुक्ति आपने पाई है, ये सब इस ढकने के ऑपरेशन में शामिल है। तो ये करेंगे अब FIR, ये वो, अरे खरगे जी ने भी कहा है उस पर भी फिर FIR होनी चाहिए। मगर आप ये देखिए कि फिर मैं कहता हूँ, ये सब घटनाएं किसी बंद गली के पिछवाड़े में नहीं हुई हैं। ये इस देश के संसद के प्रांगण में दिन दहाड़े सैकड़ों पुलिसकर्मियों और सैकड़ों फोटोग्राफर के सामने हुई है ये घटना। अगर उसका प्रमाण आप नहीं ला सकते तो जाहिर है कुछ है जो आप छुपा रहे हैं। जी सर, एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि आप देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट भी हैं। 2019 और 2024 के अगर हम चुनावी नतीजों को देखें, तो जो कहा जाता है दलित बहुल सीटें हैं, उसमें बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है 2024 में। और 2024 में एक ये नैरेटिव भी चला, चाहे वो बीजेपी के सांसदों के कहने के कारण चला या विपक्ष के जोर देने के कारण चला, कि संविधान बदलने का खतरा देश के सामने है। तो क्या लगता है कि जो दलित छिटक गए हैं बीजेपी से 2024 में, वो ज़्यादा बड़ा चुनावी खतरा बीजेपी को इस समय दिखाई दे रहा है, उसको वापस अपने पास लाने की कोशिश की जा रही है? ये सारा खेल है क्या? इस खेल का बाबा साहब से कोई संबंध नहीं है, उनकी स्मृति से कोई संबंध नहीं है। वो तो आड़ लेके सब कुछ खेल हो रहा है। खेल क्या है? खेल है दलित वोटों का। बीजेपी को समझ आ गया कि भाई लोकसभा चुनाव में छिटक गए थे, अब कुछ ऐसा करना है कि, और ये जो दाग है कि आप संविधान विरोधी हो, बाबा साहब का अपमान करते हो, ये दाग, चूंकि आरोप सच्चा है इसलिए आप इस आरोप के हल्के से दाग से भी डरते हो। अगर कोई बीजेपी पे दिन रात कहते रहते हैं ये हिंदू विरोधी कोई कह दे, तो इनको खास फर्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है कि ना, ये तो कौन आरोप पे विश्वास करेगा। लेकिन ये आरोप है जिस पे लोग विश्वास कर लेंगे। तो इसलिए सारा का सारा दलित वोट को हथियाने का खेल चल रहा है, जिसमें बीजेपी को लगता है कि छिटक चुकी है, एक बार हाथ जल चुका है, अब दोबारा ना हो, उसके लिए, इसीलिए आक्रामकता है, इसीलिए प्रधानमंत्री उसकी डिफेंस में आ रहे हैं, इसीलिए सब खेल खेला जा रहा है, और इसीलिए मीडिया इतना बड़ा खेल खेल रहा है। माफ कीजिएगा, फिर मुझे कहना पड़ेगा, जो मीडिया की भूमिका है इस सब में इतनी शर्मनाक है। अरे भाई, आप मीडिया हो, दोनों पक्ष को दिखाइए, आपके फोटोग्राफर वहां थे, आप दिखाइए, आप इस बात को तो बताइए कि जब विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के सांसद, अन्य विपक्षी दलों के सांसद पार्लियामेंट में घुसना चाह रहे थे तो इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था पार्लियामेंट को। ये तो सच तो बताइए देश को, उसके बाद बताइए ना। तो ये तो सारा काम, और इतना तो पूछिए कि भैया जिस व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई, वो इंटरव्यू दे रहा है वहां से। आईसीयू में पहली बार मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, मतलब ऐसा आईसीयू भगवान सबको दे कि जिसमें आप आराम से इंटरव्यू भी दे सकें, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो ये क्या मीडिया की भूमिका है, मुझे तो समझ नहीं आता। एक बस अंतिम सवाल सर, यानी कि
हम लोग भले ये कहें कि हमारे देश को जो हर नागरिक को वोट का अधिकार है अंबेडकर जी ने दिया, बाकी तमाम चीज़ें जो उनको श्रेय जाता है, तो आज अंबेडकर ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी बन गए हैं। जी देखिए, एक बात ईमानदारी से कहनी चाहिए कि इस देश की तमाम पार्टियों ने, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उस जमाने की जनसंघ भी शामिल है, कम्युनिस्ट भी शामिल है और सोशलिस्ट जिस धारा से मैं आता हूँ वो भी शामिल है। इन सब ने बाबा साहेब के साथ 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक तक न्याय नहीं किया। अगर अपराधी हैं, सब अपराधी हैं इस मायने में। कांग्रेस कम से कम ये कह सकती है कि देखिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेके आए, उनको फलां ये रोल दिया गया जो बहुत महत्वपूर्ण था, उनके कद का रोल था, दिया गया। कांग्रेस कह सकती है चलिए उस व्यक्ति को उसके ड्यू के हिसाब से हमने वो दिया, लॉ मिनिस्टर बने, वो कह सकते हैं। सोशलिस्ट कम से कम ये कह सकते हैं कि लोहिया जी ने उनके साथ बातचीत करने का विशेष कोशिश किया, लोहिया ने उनके जाने से पहले कम से कम लोहिया ने उनके महत्व को स्वीकार किया। ये बीजेपी वाले क्या कहेंगे, ये किस मुंह से बोल रहे हैं, इनको क्या आधार है बोलने का? सच तो ये है कि आज जो हो रहा है प्रपंच, ये सारा का सारा बाबा साहेब के नाम के पीछे केवल दलित वोट का खेल हो रहा है। मेरा सिंपल चीज़ है, शब्दों पे न जाइए, इतिहास पे न जाइए। आज जो दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ ईमानदारी से न्याय करे जी, उसको आप मान लीजिए। और उसकी एक छोटी सी कसौटी होनी चाहिए कि जाति जनगणना के सवाल पे कौन खड़ा होने को तैयार है। भूल जाइए 50 साल सबने अन्याय किया होगा, आज देख लीजिए कौन जाति जनगणना पे खड़ा होने को तैयार है, कौन नहीं है। इतने से पता लग जाएगा कौन बाबा साहेब के साथ है और कौन नहीं। आप इसका मतलब तो बीजेपी के सामने बड़ा सुनहरा मौका है, इस समय कह दें कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और खुल के दिखाएं कि हम दलितों के साथ हैं, और दिखाएं बिल्कुल। और ये सामाजिक न्याय के प्रश्न पे हैं, दिखाएं। बीजेपी बिल्कुल सरकार में है, मौका है उनके पास, क्यों नहीं करते ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर सतत से बात करने के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।